नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन है इसके हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं 12 नवंबर का जो आज का करंट अफेयर्स का है उसका वीडियो आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ। और मुझे उम्मीद है कल का जो मैंने आर्टिकल जो दिया था आपको हाइपरलूप के बारे में वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन का जो करंट अफेयर्स है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी, उसके लिए मैं लेके आऊँ और डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाऊँ मैं क्या है आज का करंट अफेयर्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप उसको रटें, आपको क्वेश्चन से रटने से ज़्यादा अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में क्वेश्चंस को देखते हैं, उस दिन के न्यूज़ को देखते हैं, आप समझते हैं, तो आप जस्ट लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो आप अगर इसे सुनते हैं और देखते हैं तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो दोस्तों, आपको एक फिर बताना चाहूँगा जो मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको पूरे महीने का पीडीएफ चाहिए हमारे करंट अफेयर्स का, स्पेशली फॉर प्रीवियस लास्ट 4 मंथ्स का, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करके वो फॉर्म फिल कर दें। मैं आपको सितंबर, अक्टूबर और आने वाले नवंबर महीने का जो पीडीएफ है मैं डायरेक्टली आपके ईमेल पे भेज दूंगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आपको जो भी पसंद हो आप उसके लिए हिसाब से अपने कंफर्टेबल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का जो पहला न्यूज़ है वो है हमारा केंद्रीय कैबिनेट द्वारा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी। ये कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2020 को देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,995 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना इसे पीएलआई को मंजूरी दी। और यह प्रोत्साहन योजना 5 वर्ष के लिए है। तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है उसके लिए जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट आवंटित किया गया है, पहला चीज़, और कितने वर्ष के लिए है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं, कह रहा है कि केंद्र सरकार के इस योजना का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और आधार निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में बड़ा निवेश आकर्षित करना है। इसमें असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग यानी कि एटीएमपी यूनिट भी शामिल है। प्रोत्साहन को बिक्री में होने वाले बढ़ोतरी और कंपनियों के निवेश के साथ जोड़ा गया है। इन योजनाओं में 2025 तक 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। पूंजीगत निवेश पर 25% का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों। नेक्स्ट जो इसमें कह रहा है पॉइंट, वो कह रहा है कि पीएलआई योजना संबंधित मंत्रालयों, विभागों द्वारा लागू की जाएगी। यह निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के दायरे में होगी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए पीएलआई के अंतिम प्रस्तावों का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति यानी कि ईएफसी द्वारा किया जाएगा और इससे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 10 प्रमुख विशिष्ट क्षेत्रों में पीएलआई योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेगी और क्षमता सुनिश्चित करेगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, हम देख लेते हैं कि ये अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करेगी, निर्यात बढ़ाएगी और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाएगी। ठीक है। तो ये जो पॉइंट था हमारा केंद्रीय कैबिनेट द्वारा, जो हमें पॉइंट याद रखना है वो 40,995 करोड़ और 5 वर्ष के लिए है। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि 11 नवंबर 2020 को ऐसा किया गया है। ठीक है। कुछ और बात जान लेते हैं इसके बारे में कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद 2014 से 15 के 1,90,366 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 में 4,58,006 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। यह सालाना करीब 25% की बढ़ोतरी दर्शाता है। तो वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी गत 6 साल में 2.5 गुना बढ़ी है। यह 2012 में करीब 1.3% से बढ़कर 2008 में 3% पहुंच गई है। क्या देश से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 2017-18 के 41,220 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 में 61,000 करोड़ रुपए का हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया सिर्फ आयात नहीं कर रहा, इसमें निर्यात भी कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है कैबिनेट द्वारा वीजीएफ को जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी। वीजीएफ क्या है देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी सहभागिता की योजना की विवरता अंतर वित्त पोषण यानी कि वीजीएफ को जारी रखने का और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इस समय की अवधि 2024 से 25 तक है और उसकी कुल लागत 8100 करोड़ रुपए है। इस संशोधित योजना में सामाजिक आधारभूत ढांचा में निजी क्षेत्र की सहभागिता को मुख्य धारा में लाने के लिए 2 उप योजनाओं की शुरुआत की गई है। ठीक है, उप योजना जो एक है उसके अंदर हम देखते हैं क्या है कि यह योजना सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि अपशिष्ट जल शोधन, जलपूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करेगी। इस तरह की परियोजनाओं में पूंजी लागत को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए बैंक संबंधित सामर्थ्य और कम राजस्व जैसे विषयों का सामना करना पड़ता है और इस श्रेणी के तहत पात्र परियोजनाओं के कम से कम 100% संचालन का लागत पुनः प्राप्त होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वित्त से संबंधित है। कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार वीजीएफ के तहत कुल परियोजना लागत का अधिकतम 30% उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार, प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय, वैधानिक निकाय कुल परियोजना लागत के अतिरिक्त 30% सहायता उपलब्ध करा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं उपयोजना 2 का। इसी में जो उपयोजना 1 और 2 था तो ये 2 है। यह उपयोजना निरूपण सामाजिक क्षेत्रों की प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता देगी और ये परियोजनाएं स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में हो सकती है जहां कम से कम 50% संचालन लागत पुनः प्राप्ति है। इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पहले 5 वर्षों में पूंजी लागत का 80% और संचालन एवं रखरखाव O&M लागत का 50% हिस्सा उपलब्ध कराएंगे। ये कह रहा है कि इस परियोजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निजी सहभागिता को बढ़ावा देना है ताकि परिसंपत्तियों का बेहतर सृजन हो और इसके उपयुक्त संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जरूरी परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्यता में लाया जा सके। ये दोस्तों कह रहा है कि प्रस्तावित वीजीएफ योजना को नए रूप में लागू करने से सार्वजनिक निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक परियोजनाओं को आकर्षित किया जा सकेगा और सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा हो गया, अपशिष्ट जल, ठोस कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति आदि के लिए निजी निवेश में सहायता मिलेगी। तो ये निजी निवेश पर भी इसको फोकस किया गया है। नए अस्पतालों और स्कूलों के बनने से रोजगार के नए उपलब्ध अवसर भी होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा आज का जो है खबर जो देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। जब्त किए गए प्राचीन एवं मध्ययुगीन पुरावशों, सिक्कों, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री को सुपुर्द। क्या केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जब्त किए गए प्राचीन एवं मध्यकाल के पुरावशेषों, सिक्कों को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार है प्रहलाद सिंह पटेल को सौंपा। कह रहा है कि जब्त किए गए कुल 40,282 सिक्कों में से कुछ 1206 1720 ईस्वी की अवधि से सल्तनत और मुगल काल, कुषाण, योद्धे, गुप्त, प्रतिहार, चोल, राजपूत, मुगल, मराठा, कश्मीर जैसी रियासतों के हैं। कुछ ब्रिटिश भारत, फ्रांसीसी और 1800 से 1900 ईस्वी की अवधि के ऑस्ट्रेलियाई सिक्के भी हैं। ये कह रहा है कि जब्त किए गए सामान में शासक के प्राधिकार से शाही आदेश को अमल करने वाले व्यक्ति द्वारा पहनी जाने वाली 18 प्राचीन मुद्राएं, मोहरे, धार्मिक प्रतीक और शाही संपन्न परिवार की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक चांदी का कमरबंद भी शामिल है। कुछ और बात इसमें देखें हम तो उल्लेखनीय है कि 21 जून 1994 को दिल्ली एयरपोर्ट पर एक मामला उस समय दर्ज किया गया था जब सीमा शुल्क विभाग ने हांगकांग की यात्रा पर कर रहे 2 विदेशी नागरिकों को रोका था और उनके पास से इन प्राचीन सिक्कों, तांबे की मुद्राओं, मोहरों, चांदी के कमरबंद और अन्य पुरावशेषों का एक हिस्सा जब्त किया था। तो ये 1994 में ही जब्त किया गया था दोस्तों। नहीं देखते हैं अबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर का डिज़ाइन जारी। कह रहा अबू धाबी में बनाए जाने वाले पहले हिंदू मंदिर के अंतिम डिज़ाइन की पहली तस्वीरें 10 नवंबर 2020 को जारी की गई। ये कह रहा है कि गल्फ न्यूज़ के अनुसार अबू धाबी में BPS हिंदू मंदिर के प्रबंधन ने
मंदिर के अंतिम डिज़ाइन और भारत में हाथों से तैयार किए गए स्तंभों की तस्वीर जारी की है। मंदिर के अंतिम डिज़ाइन की तस्वीरें वीडियो के ज़रिए जारी की गई हैं। इसमें मंदिर का निर्माण में अब तक हुई प्रगति को दर्शाया गया है। पिछले साल अप्रैल में मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और दिसंबर से काम शुरू हो गया था। कह रहा है कि मंदिर में सार्वभौमिक ज्ञान के प्रमुख मूल्य किस्से और पत्थर के नक्काशे द्वारा प्रामाणिक प्राचीन कला तथा वास्तुकला को पुनर्जीवित किया जा रहा है। कह रहे कहानियों और नक्काशियों में भारत के भूगोल और हिंदू आस्था प्रणालियों के विविध हिस्से शामिल किए गए हैं, जैसे कि इसमें रामायण है, महाभारत, पुराण और क्षेत्रीय इतिहास को भी शामिल किया जाएगा। मंदिर की आधारशिला 2018 में नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नेक्स्ट जो है हमारा न्यूज़ है आज का, वो है SCO परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन का आयोजन। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है अपन इंटरनेशनल लेवल पे। कह रहा है शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। कह रहा SCO के अन्य देशों के राष्ट्रपति जबकि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। इसमें कह रहा है कि इसके अलावा SCO सचिवालय के महासचिव, SCO क्षेत्रीय आतंक रोधी तंत्र के कार्यकारी निदेशक के साथ साथ 4 पर्यवेक्षक देशों का अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया के राष्ट्रपति भी इस बैठक में शामिल हुए। कुछ इसमें बात और देख सकते हैं। वर्चुअल माध्यम से पहला SCO सम्मेलन है और 2017 में भारत के इस गुट के पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद तीसरा सम्मेलन है। तो आपसे पूछ सकता है कि SCO का जो सदस्य है भारत कब बना था? 2017 में बना था दोस्तों। कह रहा प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कोविड-19 महामारी के बाद विश्व में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का मुकाबला करने के लिए तत्काल प्रभाव से बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। कह रहा है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 से वैश्विक प्रशासन व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव के लिए बहुपक्षीय सुधार की थीम पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपन्नता के प्रति भारत की दृढ़ता को फिर से दोहराया और आतंकवाद, हथियारों तथा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी तथा मनी लॉन्ड्रिंग की चुनौतियों का उल्लेख किया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी बात की गई थी। इसके अंदर कुछ और बातें देख सकते हैं कि SCO एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। जैसा पूछ सकता है कैसा है यह संगठन आपको? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यूरेशियन कह सकते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। आपसे ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है कि SCO का जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। क्या 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर अस्थाना में आयोजित शिखर सम्मेलन में संगठन का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मुंबई इंडियंस की 5वीं बार रिकॉर्ड IPL जीत। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी वाले मुंबई इंडियंस ने IPL सीजन के 13 फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीता। IPL हिस्ट्री में मुंबई इंडियंस का सबसे कामयाब टीम है जिसने सबसे ज़्यादा 5 बार ये खिताब जीता है। क्या मुंबई इंडियंस ने 2013, 15, 17, 19 और 2020 का IPL खिताब अपने नाम कर लिया और ये सभी 5 खिताब उसे रोहित शर्मा की कप्तानी में ही मिले हैं। कह रहे मुंबई इंडियंस को 5 बार IPL चैंपियन बनाकर रोहित शर्मा इस लीग के सबसे सफल कप्तान है। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी अब तक का एक बार भी फाइनल नहीं गंवाया। कह रहा कि IPL 13 के फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए। देखते हैं ये ज़्यादा है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसने इसमें किया था। नेक्स्ट देखते हैं जो न्यूज़ है हमारा, वैज्ञानिकों के कृत्रिम सूरज से विश्व को रोशन करने की योजना। ये अलग ही टाइप का एक न्यूज़ है दोस्तों। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि US में है, कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम कंपनी द्वारा
कृत्रिम सूर्य निर्माण पर प्रयोग चल रहा है। कह रहा है परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले खतरे से दूर इस नए प्रयोग में फ्यूज़न और फिजन का प्रयोग किया जा रहा है। कह रहा है वैज्ञानिकों का दावा है इसमें न सिर्फ अगले 10 वर्षों में कृत्रिम रोशनी मिलेगी बल्कि यह पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित भी होगी। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कह रहे फ्यूज़न यानी कि संलयन ब्रह्मांड का ऊर्जा स्रोत है। सूर्य सहित सभी तारे फ्यूज़न के जरिए ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब हल्के कण अविश्वसनीय दबाव और तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस पर होता है और आपस में मिलते हैं तो मिलकर एक भारी पदार्थ का अणु बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये कह रहा है कि यह ऐसे नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, बल्कि यहाँ कार्बन स्वर्ण में बदलता है। तारों में सामान्यतः हल्का कण हाइड्रोजन होता है जो फ्यूज या द्रवित होकर अन्य कण हीलियम बनाता है। यही प्रक्रिया यदि धरती पर किसी परमाणु रिएक्टर में हो तो सूर्य को किसी डब्बे में बंद करने जैसा होगा। डिब्बे में बंद सूरज, इसके बारे में देखते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य की अवधारणा को डिब्बे में बंद सूरज का नाम दिया है। तो सब पूछ सकता है कि डिब्बे में बंद सूरज का नाम क्या है। यह मूल रूप से गहन प्रकाश स्रोत है जो सभी बॉक्स में समाहित करता है, जो कि गर्मी को इकट्ठा करता है। कुछ करंट अफेयर्स के क्विक डाइजेस्ट देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान आरंभ किया। तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय, ये ध्यान रखना कि किसने अभियान का शुरुआत किया। इस अभियान का लक्ष्य लोगों को भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और एक दूसरे को भेंट कर सभी से दिवाली मनाने का प्रोत्साहित करना है। उल्लेखनीय है कि हस्तशिल्प भारत के उत्तम सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और यह देश के लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। कह रहा है कि यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के नज़रिए से भी काफ़ी अहम है, क्योंकि सभी हस्तशिल्प कारीगरों और कामगारों का 55% से अधिक हिस्सा महिला आबादी से, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने एक क्षुद्र ग्रह के बारे में अनुमान लगाया है कि यह वर्ष 2068 तक 48 वर्ष बाद पृथ्वी के से सीधे टकरा सकता है। तो ये काफ़ी बार सुनने को मिलता है ऐसा कि कुछ होने वाला, क्षुद्र ग्रह टकराने वाला है हमारे पृथ्वी से। तो देख सकते हैं कि 48 साल बाद क्या होगा। फिलहाल देखिए कि वैज्ञानिकों ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम एपोफिस 99942 रखा है। कहा जा रहा है कि यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आ रहा है और यह पृथ्वी से साल 2068 में टकरा सकता है। इस 400 मीटर के पिंड को नासा ने नियर अर्थ एस्ट्रॉयड श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSAI ने पेट्रोल डीजल का विकल्प खोज निकाला है। NSAI ने गन्ने के बेकार फिल्टर केक से बनी फ्यूल तैयार किया है और इस तकनीक को चीनी मिलों को दिया जाएगा, जबकि करीब आधा दर्जन मिलों से इस पर काम भी शुरू कर दिया है। NSAI लगातार गन्ने के अवशेषों से प्राकृतिक ईंधन विकसित कर रहा है। इससे पहले खोई से इथेनॉल तैयार किया गया है। वहीं फिल्टर केक से कई ज़रूरत की वस्तुएं बनाई जा रही हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। और हमारे साथ दोस्तों दिवाली ऑफ़र जो चल रहा है अभी, हमारा BPSC और UPSC के बैचेस जो हैं हमारे जो शुरू होने वाले हैं, उसमें आपको 5000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप देख सकते हैं ये, तो हमारे दिए हुए नंबर पे यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना आप इनरोल करा सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपकी दिवाली अच्छी जाएगी। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको हो, कोई भी जानकारी चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है हमारा करंट अफेयर्स का, तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉर्म भरना ना भूलिएगा अगर आपको PDF चाहिए डायरेक्टली ईमेल पे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।